बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स: बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अकॉस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कुछ फिजिक्स की ब्रांचेस जहां पर बताई गई हैं कि इनको हमने डिफाइन करना है। तो हम इसका सबसे पहले जो ब्रांच पूछी गई है वो बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स क्या होती है? यानी कि बायो और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। तो इसकी प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाइज द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। कि बायो से रिलेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं या बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनको समझने के लिए हम फिजिक्स के रूल्स, फिजिक्स के लॉज अप्लाई करें तो इसको हम बायोफिजिक्स का नाम देंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर या स्ट्रक्चर समझने के लिए हम फिजिक्स यूज करते हैं, इसी तरह सेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्टिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर स्टडी करते हैं कैलिस्टिकल बॉडीज का, और यूनिवर्स का फेनोमेना भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं और ब्लैक होल्स वगैरह हैं। एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है? स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी को एस्ट्रोफिजिक्स का नाम दिया जाता है। तो इनमें से हम स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं और इसी तरह ब्लैक होल्स है। तो इन तमाम के बारे में जो स्टडी होती है, इनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना, इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स का नाम देते हैं। तीसरा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम चीजों को देखने से रिलेटेड है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ लाइट including the reflection, refraction, dispersion and the creation of optical instruments like lenses and mirrors। कि ऑप्टिक्स में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? लाइट का इंटरेक्शन, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, रिफ्रैक्ट कैसे करती है, डिस्पर्स कैसे करती है, और इसी तरह वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से देखा जाता है और उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया जाता है, जैसा कि लेंसेज और मिरर्स हैं, तो इनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। ये सब किस में होता है? ऑप्टिक्स में। उसके बाद रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट एक्सटेंड्स क्लासिकल मैकेनिक्स टू इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ रिलेटिविटी, पार्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट स्पीड्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि रिलेटिविटी का इफेक्ट इसमें डिस्कस किया जाता है। रिलेटिविटी का इफेक्ट किस बेस पे? जब ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट के से मूव कर रहे हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उनकी मोशन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। इसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो एटम का न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट फोकसेस ऑन द कंपोनेंट्स एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट अकॉस्टिक्स है। अकॉस्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे किया जाता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अकॉस्टिक जो है वो वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना को कवर करता है, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं और साउंड वेव्स आ जाती हैं, डिफरेंट मीडिया आ जाता है कि साउंड किस मीडियम में कैसे ट्रैवल करता है, किस मीडियम में फास्ट ट्रैवल करता है, किस मीडियम में लो ट्रैवल करता है। तो तमाम जो साउंड से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं वो अकॉस्टिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें न्यूमेरिकल मेथड और एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें यूज ऑफ कंप्यूटर होगा।
यानी कि कंप्यूटर यूज करके फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं उसको हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म थ्योरी एंड लॉ, आल्सो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। थ्योरी और लॉ की डेफिनेशन बतानी है और हर एक की दो एग्जांपल्स लिखनी है। तो सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी इज अ वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नेचुरल जो हम अपने आसपास नेचुरल फेनोमेना देखते हैं उनकी वेल एक्सप्लेनेशन को थ्योरी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, के जो ग्रेविटी की थ्योरी है अगर हम उसको डिटेल से समझें तो उसमें क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ क्यों गिरते हैं, जमीन की तरफ क्यों गिरते हैं। दूसरा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर कैसे हुई। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है। लॉ की डेफिनेशन क्या है कि लॉ इज ए स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। कि लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जिस तरह की अगर हम बात करें V इक्वल टू आई आर की, तो उसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप है। और ये जो लॉ होता है ये हम ज्यादातर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर कोई ना कोई इक्वेशन भी होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या करता है, रिलेशनशिप हमें बताता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के दरमियान। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ये हमें बताती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में बताना है। तो हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। क्या हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है या एक प्रिडिक्शन है, हम एक अंदाजा लगाते हैं एक रिलेशनशिप के बारे में। और रिलेशनशिप किसके बारे में होगा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान जो हम प्रिडिक्शन करेंगे, जो अंदाजा लगाएंगे, उसको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा। इट सर्व्स एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन where researchers can test its validity through observation and experiments। कि ये क्या करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को। जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनके लिए उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो रिसर्चर्स होते हैं वो उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। ऑब्जर्वेशन, अब हाइपोथेसिस बेसिकली अगर आपको सिंपल सी बात यह है कि एक विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब कि प्रॉपर एविडेंस के बगैर हम एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात की जाए तो क्या बेजान चीज़ों से जानदार पैदा हो सकते हैं, तो इसके बारे में एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया जाता है, यस या नो। फिर अगर यस किया जाता है तो डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर उसको एक्सपेरिमेंट्स की मदद से प्रूव किया जाता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर नो किया जाता है तो तब भी देखा जाता है। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे पता चलता है कि वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको कॉलम की मदद से देखते हैं। दो कॉलम बना लेने हैं, एक तरफ क्लासिकल मैकेनिक्स लिख देना है और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आम आंख से नजर आते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है जो कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हों, और क्वांटम मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आम आंख से नजर नहीं आते।
क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में सिस्टम्स आर कंटिन्यूअस, जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअस होता है और इसमें डिस्क्रीटनेस होती है। कंटिन्यूअस से मुराद आपने अगर मैं इसको सिंपली बताना चाहूँ तो जो क्लॉक होती है, क्लॉक की नीडल आपने देखी होगी। कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें क्लॉक की नीडल कंटिन्यूअसली चल रही होती है, ठीक है। वो सेकंड वाली जो सुई होती है वो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, उसमें टिक टिक की आवाज नहीं आ रही होती। जबकि दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएं तो वो डिस्क्रीटनेस है। डिस्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि जिस तरह नीडल जो होती हैं कुछ, वो घड़ी चलने से टिक टिक की आवाज आ रही होती है, उसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस, कि रुक रुक के चलना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिस्टम कंटिन्यूअस होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्रीटनेस होती है। फोर्थ हमारे पास पार्ट है, फोर्थ पॉइंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट्स आर प्रिडिक्टेबल। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, बाद में क्या होना है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में फ्यूचर में क्या पॉसिबल है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिटरमाइंस द वैलिडिटी ऑफ ए थ्योरी। किसी भी थ्योरी को वैलिड है या नहीं, कोई भी थ्योरी वैलिड है या नहीं, ये क्या डिफाइन करता है। तो वैलिडिटी ऑफ ए थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पिरिकल सपोर्ट, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि जो नॉलेज आपके पास पहले से है उस पे कंसिस्ट कर रही होती है कि वो थ्योरी वैलिड होगी या नहीं। इसके बाद प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी, वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। एम्पिरिकल सपोर्ट, तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे थ्योरी जो है वो वैलिड है या नहीं, ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। इट मस्ट बी falsifiable and reproducible with results confirmed by the independent researchers। यानी कि अगर एक दो या कोई भी रिसर्चर जो है उसको अगर दोबारा से उस थ्योरीज की मदद से रिजल्ट जनरेट करता है, तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो थ्योरी वैलिड है। और उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी आल्सो स्ट्रेंथन्स इट्स वैलिडिटी, कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जो साइंटिस्ट हैं, वो अगर उसको थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो थ्योरी वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज नॉट हैंडल्ड बाय द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। कौन सा स्टडी का पार्ट जो है वो क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स हैंडल नहीं कर पाती। तो क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स जो है वो उस फेनोमेना को हैंडल नहीं कर सकती जहां पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पे हों, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स है, या काफी हाई वेलोसिटीज पे हों नियर द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि रिलेटिविटी है। यानी कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो फेनोमेनास होंगे उनको क्लासिकल स्टडी जो है वो हैंडल नहीं कर सकती। आर द बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक chaotic systems and many body problems. These areas are instead addressed by modern physics। अब इस तरह के जो एरियाज होते हैं जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, रिलेटिविटी है, या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी एंड चाओस थ्योरी। तो इनकी मदद से यानी कि वो प्रॉब्लम्स, वो पार्ट ऑफ स्टडी जो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स हैंडल नहीं कर पा रही होती, उनको फिर कौन हैंडल करता है, मॉडर्न फिजिक्स के जरिए से हैंडल किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स से, स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी से, और इसी तरह चाओस थ्योरी है उसकी मदद से उनको हैंडल किया जाता है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।